मजबूत होते से भारतीय युद्धपोत ने अमेरिका नौसेना के टैंकर से भरा ईंधन। LEMOA समझौते के तहत लिया ईंधन। LAC पर तनाव बरकरार, भारत चीन के बीच वार्ता के बाद कोई बदलाव नहीं, जल्द ही दोनों देशों के मध्य कमांडर स्तर की वार्ता संभव। शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, मोबाइल ऐप से लगी हाजिरी, 30 सांसद कोरोना संक्रमित। सीएम योगी ने बदला निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम, छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। संग्रहालय का नाम आगरा मंडल की समीक्षा बैठक में किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय युद्धपोत ने एक रक्षा समझौते के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNS यूकॉन से ईंधन भरने का काम किया है। यह समझौता दो देशों के करीब मिलकर काम करने और एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, उत्तरी अरब सागर में मिशन आधारित तैनाती पर INS तलवार ने LEMOA के तहत US नेवी फ्लीट टैंकर USNS यूकॉन से ईंधन भरने का काम किया है। आपको बता दें कि 2016 में भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का समझौता हुआ था। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे को ठिकानों का उपयोग करने और गहन सहयोग की इजाजत देता है। भारत ने फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई में भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत USS निमित्त के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था। USS निमित्त दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास में भारतीय नौसेना के 4 फ्रंटलाइन युद्धपोतों ने भाग लिया था। विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के बाद भी भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सीमा पर उत्पन्न हुई जटिल स्थिति किस तरह से खत्म होगी, इसका फिलहाल कोई स्पष्ट तरीका नजर नहीं आ रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत 10 सितंबर को मॉस्को में हुई थी। वार्ता के बाद अब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति अपरिवर्तनीय है। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वार्ता के बाद से LAC पर शांति बनी हुई है। चीनी सैनिकों द्वारा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखा गया है। चीनी सैनिकों ने अपना निर्माण और सैनिकों की तैनाती में भी कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले दिनों ब्रिगेड कमांडरों की बैठक में दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक करने पर सहमति बनी थी। इस हफ्ते बैठक होने की संभावना है। इसी के साथ जो भी रणनीति पोजीशन भारतीय सेनाओं ने ली है, वह चीन के गैर जरूरी और आक्रामक मूवमेंट को रोकने के लिए की गई है। जब चीन सहमति का पालन करेगा तो निश्चित रूप से भारत भी सीमा पर अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। इसे हल करने में भी समय लगेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दोनों पक्षों के हित में यही है कि अप्रैल की स्थिति को बहाल करते हुए सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर के तंत्र और WSC के जरिए वार्ता की जाए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव जारी है। LAC पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों ही देशों के मध्य वार्ताओं का दौर भी लगातार जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए भारत और चीन की, अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इतनी सारी वार्ताएं हो चुकी हैं, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चाइना बॉर्डर पर खास करके जब 5 जून के बाद से चाइना के साथ जो है तनातनी का माहौल चल रहा है, तनाव सीमा पर बरकरार है। ऐसे में
जो विदेश मंत्री लेवल की बातचीत जो हुई है वो बेनतीजा निकली है। कमांडर लेवल की बातचीत जो है वो तक हुई है, लेकिन अभी भी कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन तनाव जो है फिर भी बरकरार है। हालांकि विदेश मंत्री जब लेवल की बातचीत हुई थी तो उसमें 5 सूत्रीय कोरम रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है तनाव कम नहीं हुआ है, तनाव बरकरार है। और अभी भी जिस तरह से तनाव जो बना हुआ है उसको लेकर आज रक्षा मंत्री जो है संसद में बयान देके कि चाइना को लेकर उनकी तरफ से क्या कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की गई है और किस प्रकार अब चाइना को घेरने की तैयारी जो है वो की जा रही है। क्योंकि ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं कि अब भारत जो है कूटनीतिक तरीके से जो है अब अपनी रणनीति बनाएगा तिब्बत और खास करके और जो चाइना जिन पर अपना अधिकार जताना चाहता है उनको उन देशों को जो है वो मान्यता जो है वो भारत देगा। तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर भी अब केंद्र सरकार जो है चाइना को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो अभी भी जिस तरह से भारत के जवान जो है वहां पर हावी हैं चाइना के सैनिकों के ऊपर, वहां पर जिस तरह से ब्लैक टॉप का इलाका है या फिर चाहे फिंगर 4 का इलाका जो है जो अपर जो चोटियां हैं उनके ऊपर भारत का कब्जा हो चुका है। और क्योंकि पहले भी भारत वहीं पर अगर 62 की बात करें तो ये सारे इलाके जो है भारत के पास है, लेकिन चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए आगे की कार्रवाई करता रहा है। और अब जिस तरह से भारत के पास आ गया तो इलाके वापस मिल गए हैं उसको, तो अब चाइना इसको लेकर बौखलाया हुआ और लगातार अपनी गीदड़ भक्ति जो है वो दे रहा है, लेकिन भारत अपनी मजबूत स्थिति में अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल जी रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ये खबर भोपाल से है जहां पर कोरोना पॉजिटिव एक नेता की मौत हुई है। ये खबर भोपाल से है जहां पर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो चुका है। कोरोना संक्रमित विधायक थे जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक थे गोवर्धन दांगी। ये खबर भोपाल से है जहां पर कांग्रेस के विधायक का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। कुछ ही दिन पहले वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से कांग्रेस के विधायक की मौत हो चुकी है। ब्यावरा से विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। आपको बता दें कि गोवर्धन दांगी ब्यावरा से विधायक थे और साथ ही वो राजनीति में काफी ज्यादा अहम योगदान रखते थे। वो लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे और साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी थे। उनके निधन के बाद से काफी ज्यादा शोक का माहौल ब्यावरा में बना हुआ है। ब्यावरा से विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। 14 सितंबर से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गईं। संसद सत्र में शामिल होने से पहले सभी सांसदों की कोरोना की जांच के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई थी। कोविड-19 जानकारी में जांच में करीब 30 सांसद और संसद के 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों के कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच की गई। इसके बाद संक्रमित पाए गए सभी सांसदों और कर्मचारियों से संसद न आने और आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित पाए गए सांसदों में से 17 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के। आपको बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए बैठकें 2 पालियों में की जाएंगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी के मद्देनजर सांसदों की हाजिरी लगाने की भी अलग व्यवस्था की गई थी। हाजिरी के लिए मोबाइल ऐप का सहारा लिया गया। हालांकि इस क्रम में कई सांसदों को काफी दिक्कतें भी हुई। सदन परिसर में एक सांसद एक दूसरे को हाजिरी में मदद लगाने के लिए मदद करते हुए नजर आए। संसद में मानसून सत्र पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका क्या कहना है इस पर सुनिए।
स्वतंत्र भारत में पहली दफ़ा या विश्व में पहली दफ़ा इस तरीके के सिस्टम से हो रहा है कि दोनों राज्यसभा के लोग लोकसभा और राज्यसभा में रहेंगे, लोकसभा के लोग राज्यसभा लोकसभा में रहेंगे, और खौफ और डर और भय का जो वातावरण है पूरे देश में और एमपीज़ के बीच में, उसके बीच में ये सदन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही देश में और विश्व में बहुत परिस्थितियाँ बदल रही है, उन विषयों पर चर्चा करना भी अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कोविड बीमारी है, इस पे चर्चा बहुत करना ज़रूरी है कि ये ठीक हुआ नहीं हुआ, कहाँ कमियां हैं, कहाँ कमज़ोरियां हैं। इस बारे में ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली, राजीव, अगर बात की जाए संसद के मानसून सत्र की तो शुरू हो चुका है, इसको लेकर कई सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव केस आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि काफी सांसदों की जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर हाँ, ये हर तरीके से गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ तक कि अंदर जो बैठने की प्रक्रिया है, यानी कि सांसदों के साथ क्या है कि लोकसभा के अंदर वो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो भी अधिकारी पहुंच रहे हैं अंदर, उनके लिए भी रूल बनाए गए हैं ताकि तमाम सुविधाओं के साथ साथ कोरोना की जो महामारी है उससे बच सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से अंदर जो कह सकते हैं कि जो हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका के अंदर है, केंद्र सरकार अपनी भूमिका के अंदर है और विपक्ष लगातार सवाल। बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है और वहीं केंद्र भी। आपकी इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक आगरा शहर में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसकी घोषणा की थी। सीएम योगी ने कहा कि हमारे नायक मुगल कैसे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने 3 साल पुराने शासनकाल में इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, सहित कई स्थानों के नाम बदल दिए हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों के लिए कोई जगह नहीं है। इस परियोजना को पिछली अखिलेश यादव सरकार ने 2015 में मंजूरी दी थी। ये सुविधा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 210 किलोमीटर दूर शहर में ताजमहल के पास 6 एकड़ के भूखंड पर आ रही है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस पर ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी और साथ ही इस पर कई सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम परिवर्तन करने का फैसला लिया है। इससे पहले भी सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में कई स्थानों के नाम परिवर्तन किए हैं, जिसमें प्रयागराज मुख्य है। अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक
के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पासवान के नीतीश पर किए गए हमले को लेकर कहा कि चिराग पासवान को होमवर्क करना चाहिए। नीतीश सरकार से जनता खुश है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में भी रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। हर बार जिस गठबंधन के भी नेता रहे हैं उस गठबंधन को आंख मूंद कर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं से यह अपेक्षा जरूर है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो भी कहें जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कहें। यूपी के मिर्जापुर में आज पुलिस प्रशासन ने अदलहाट के बड़ी जीवनपुर में किसानों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। कानपुर से हावड़ा तक रेल चौड़ीकरण योजना के तहत रेलवे ट्रैक के किनारे किसानों की जमीन का रेलवे ने 2013 में अधिग्रहण किया था, जिसका कब्जा रेलवे को अभी तक नहीं मिला था। आज भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह ने जेसीबी की मदद से जमीन पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रही कंपनी को कब्जा दिलवाया। इस दौरान किसानों की जमीन पर बोई गई धान, अरहर और सब्जी की फसल को पूरी तरह से जेसीबी की मदद से रौंद दिया गया। किसानों का आरोप है कि अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। रेलवे बिना उन्हें सूचना दिए जबरन जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये जमीन एक्वायर्ड थी 2013 से ही, अभी तक काम नहीं हो पाया था। इसके दोनों तरफ काम हो गया है। बीच में इस गांव का विवाद पड़ा हुआ था, विवाद के कारण रुका हुआ था। आज ये कब्जा लिया जा रहा है। तो जो समस्या था क्या उसका समाधान हो पाया है? समस्या का समाधान लगभग 90% किसानों ने पैसा ले लिया है, कुछ ने नहीं लिया है। जिनका विभिन्न स्थलों पर मुकदमा विचाराधीन है, आज स्टेशन में गए हैं। न्यायालय से आदेश होगा, अपना पैसा कभी भी प्राप्त कर सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। किसानों की जो मेन जो मांग है उनका ये कहना है कि लगभग 20-25 लाख बीघा जमीन यहाँ पे है। हम लोगों को लगभग 4 लाख के रेट दिया गया, बहुत कम दिया गया। तो क्या ये एक तरीके से काफ़ी कम नहीं है मुआवजा? 2013 का एक्वायर जमीन है, उस समय के रेट के अनुसार जो अधिकतम था वो दिया गया है। किसान आज की जो रेट की बात कर रहे हैं तो आज की रेट का इसमें दिया जाना न संभव है न उचित है। ये जो काम हो रहा है रेलवे के द्वारा कराया जा रहा है, इसमें आप लोगों की सहमति ली गई है कि नहीं? नहीं सर, हम लोग की सहमति नहीं ली गई। हम लोग को सूचना ही नहीं दिया। जबरदस्ती मतलब कब्जा कर रहे हैं। क्या आपत्ति है आप लोगों को? हम लोग को यही आपत्ति है कि हम लोग को उचित मुआवजा दे रहे हैं ये लोग। हम लोग का जमीन एकदम कौड़ी के भाव ले रहे हैं और ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। और 4 लाख बीघे ये लोग लगाए हैं, हम लोग की पूरी ज़मीन जा रही है। मुआवजा आप लिए हैं कि नहीं? मुआवजा हम लोग को मतलब मिला ही नहीं सर। और वो खतौनी वाला क्या मामला है जो बता रहे थे आप? खतौनी में से सर ऐसा है कि हम लोग का नाम हट गया है एकदम। मुआवजा नहीं लिए हैं इसके बाद नहीं भी? लिया, फिर भी काट दिए हैं नाम। रेलवे के नाम से चढ़ गया है। रेलवे के नाम से चढ़ा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सकल है सर। क्या मामला है यहाँ पे? सर हमारे जो जमीन रेलवे ले लिया है, हम लोग को कोई पता नहीं ना, हम लोग को लिखित दिए हैं। यहाँ आज जो कब्जा जबरदस्त कर रहे हैं। आप लोगों को पहले सूचना नहीं दिया गया था? सूचना नहीं सर, न कहीं हम लोग को लिखित दिया। मुआवजा आपको मिला कि नहीं? नहीं सर, नहीं मिला है। अच्छा, क्या रेट दे रहे हैं मुआवजा यहाँ पे? कहीं धर लीजिए 3 लाख का, 4 लाख के आसपास में। 4 लाख होगा ना जी? 4 लाख बीघे सर। अच्छा, क्यों नहीं मुआवजा ले रहे हैं आप लोग? बताइए, आप सोचिए कि 4 लाख रुपया बीघे का कहीं पहाड़ पर जमीन नहीं मिलेगा तो हम लोग 4 लाख रुपया बीघे का कहाँ पर जमीन मिलेगा? क्या करेंगे, कैसे? इस समय क्या रेट होगा यहाँ जमीन का? सर कम कितनों को 25 लाख रुपया बीघे। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जिले में 24 घंटे में फिर से 194 संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कुल मामले बढ़कर 6,676 पर पहुंच चुके हैं और अब तक 4,864 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं जनपद में वर्तमान में है 1774 सक्रिय मामले हैं और 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। यूपी के लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यालय में अज्ञात अपराधियों ने हमला कर दिया।
दरअसल संगठन के प्रदेश कार्यालय पर 3 गाड़ियों में बदमाश चढ़कर आए और कार्यालय पर मौजूद लोगों को मारने लगे, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी फरार हो गए हैं। यूपी के वाराणसी में विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस पर कार्यकर्ता काफी चोटिल हो गए। फिलहाल कुछ कार्यकर्ताओं की हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद मंडली अस्पताल भेजा गया है। घायल कार्यकर्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम सब लोगों के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखे जाने पर बदले में सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा भारी बल का प्रयोग किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ज्ञापन देने जा रहे थे जिलाधिकारी बेरोजगारी, बलात्कार, अपहरण, जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम चीज़ें हो रही हैं, नौजवानों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, इन मुद्दों से हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल के जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन देने जा रहे थे। बीच रास्ते में पुलिस ने हमें बैरिकेडिंग करके रोक दिया और इतनी भारी संख्या में पुलिस थी, हम लोग बैठ गए। वो कहें ज्ञापन देंगे, हमने कहा आप जिलाधिकारी महोदय को यहीं बुला लीजिए, अगर हमको नहीं जाने देंगे तो हम यहीं ज्ञापन दे देंगे। उसके बाद वो हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे खींच रहे जैसे वो जानवर है, मुर्दा लाश घसीटना शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जैजेपुर नगर पंचायत में भी अब सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा है। जैजेपुर पुलिस ने जैजेपुर SLRM सेंटर में दबिश दी, जहां से 8 युवक और एक युवती संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद भी आरोपियों ने पुलिस से बहस की, जिस पर पुलिस ने नगर पंचायत द्वारा कचरा एकत्रित करने के लिए बनाए गए SLRM सेंटर में चौकीदार खेमचरण कुम्हार से पूछताछ की। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कचरा गोदाम जैजेपुर में कल रात सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि देह व्यापार के लिए एक लड़की और 8 लड़के आए हुए हैं। हमारा स्टाफ एवं गवाह के मौके पर जाकर तस्दीक कार्रवाई किया था, जिसमें एक कमरे में एक लड़की एवं 8 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे, जो अपना नाम पृथक और दूसरे जगह का रहने वाला बताए थे। कुछ लड़के मालखरौदा एरिया के थे और 3 लड़के यहाँ के थे। कचरा गोदाम में एक चौकीदार था खेमचरण कुम्हार, वो यहाँ के लड़कों के कहने पर वो कमरा को दिया था। फिर उनके हालात को देखते हुए इस एरिया में आसपास में रिहायशी इलाका भी है, तो संकोच बस शिकायत नहीं करते थे। सिलसिला लंबे समय से चल रहा था, तो चौकीदार को और 8 लड़का और 1 लड़की को धारा 151 में गिरफ्तार करके थाना लाया था। यूपी के मिर्जापुर में कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर आबकारी विभाग का बुलडोजर चल गया। दरअसल मिर्जापुर के आबकारी और पुलिस विभाग की तरफ से संयुक्त टीम बनाकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध शराब बनाने वाले भट्टियों को उजाड़ दिया गया। साथ ही झोंपड़े और आशियाने को भी JCB मशीन मंगाकर भी ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि मिर्जापुर में इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई पहली बार हुई है। जनपद के लालगंज और राजगढ़ प्रमुख रूप से कच्ची शराब बनाने का अड्डा रहा है और इसी पर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। आबकारी प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश की कार्रवाई की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में खास करके लालगंज में कन्नड़ बस्ती खली कॉलोनी और मड़िहान में जो राजगढ़ चौकी के पास में कन्नड़ बस्ती है, 2 ऐसे बड़े अड्डे हैं जहां पर हम लोग सतत रूप से दबिश कार्रवाई पहले भी करते रहे हैं और मौके पे जो लहर डब्बा मिलता था उसको हम लोग बाहर से नष्ट कर देते थे। चूँकि वो बहुत बड़े बड़े ड्रम साइज में ज़मीन के अंदर में गाड़ कर रखते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने JCB मशीन अब की बार अरेंज करवाया, तो जिसका परिणाम वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में लहर लोगों का नष्ट किया। यूपी के हाथरस में युवक को सांप ने काटा। दरअसल मामला हाथरस जिले की सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव गडुआ की घटना है। वहीं इलाज के दौरान ने युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने घर में शव को रख दिया और तंत्र मंत्र से युवक को जिंदा करने की कोशिश में जुट गए। इस मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस तरीके से
अंधविश्वास के चलते ये सारी कार्रवाई की जा रही थी। ये क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश चंद्र। किस जगह से? गढ़ुआ गए। ये जो सांप ने काटा है वो कौन है आपका? भतीजा जी। तो कैसे काटा था? रात को सोते समय खाट पे चढ़ गए। बहन भाई को बहनों काटी है संग संग। तो अब बहन की तबीयत कैसी है? बहन की तबीयत सही है, वो उंगली में काटी थी, जो कान पर काटा। तो अब डॉक्टर ने क्या दिया इनका? डॉक्टर ने यहाँ पे बागी भागी ने उतरवाओ रात से, के बाद हमें बागला हॉस्पिटल ले गए। बागला हॉस्पिटल वाले ने सवेरे 6 बजे अलीगढ़ के ना रेफर कर दिया। मेडिकल के लिए वहाँ पे मना कर दी। तो आपने बाइगियों को भी दिखाया? हाँ, बाइगियों को यहाँ भी दिखाया। तो क्या कहा? अब यहाँ तो मैं तो घूस देने कर दिया। यूपी के बलरामपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल मामला बलरामपुर का है, जहां पर एक आरोपी की शादी 7 साल पहले हुई थी और पत्नी की बीमारी के चलते पति ने उसकी हत्या कर दी और पत्नी का हाथ पैर बांधकर राप्ती नदी में फेंक दिया। वहीं मुलजिम दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में जुर्म उसने कबूल किया है और उसने बताया कि बीमारी के चलते उसने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए 24 अगस्त की रात 8 बजे राप्ती नदी के पुल के पास मारकर हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया था और वहां से वो मुंबई चला गया था। मुंबई पहुंचकर अपने ससुराल वालों को फोन करके बताया कि बीमारी के चलते सोने की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की और साथ ही उसको गिरफ्तार करने के बाद में अपना जुर्म कबूल किया। अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, उसको जेल रवाना किया जा रहा है। हत्या कब हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था? हत्या ये 1 मिनट। हाँ, 8/2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना गलहौरा में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। उसी के आधार पर मृतका के परिवारियों द्वारा शिनाख्त। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।